डॉ न्यूज़ में मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान ने 30 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। पता नहीं ये कैसे वेस्ट से कोई इस्तिलाह आ गई है 100 डेज़ की। 30 दिन गुजर जाने के बाद या फिर 100 दिन भी मुकम्मल हो जाएंगे, इमरान खान जो पास की 3 डिकेड्स की पॉलिसीज़ हैं, कभी फ़ौजी हुक्मरानों की, कभी हमारे सिविलियन हुक्मरान यानी मियाँ नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की या जरदारी साहब की, उसमें क्या तब्दीली ला सकेंगे। अपनी पहली नशरी तकरीर में उन्होंने बहुत गार्डेड अल्फाज में, मोहतात अल्फाज में पड़ोसी ममालिक और अमेरिकन और वेस्ट से अपने ताल्लुकात का मुस्तक़बिल में जो ताल्लुकात करेंगे उसका ज़िक्र किया है। फ़ॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं ईरान के, तुर्की के, सऊदी अरब के और अमेरिका के भी। मेरे मेहमान हैं मुमताज़ सिफारतकार ज़फ़र हिलाली साहब, टेलीविज़न पे भी अब तो बाकायदगी से आते हैं। और हिलाली साहब से मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि इमरान खान के बारे में समझा जाता है कि जिस तरह जो पास, वैसे तो खैर मियाँ नवाज़ शरीफ का भी जितनी फ़ॉरेन पॉलिसी से पर उनकी दरक थी वो तो आपको इल्म ही है, लेकिन भुट्टो साहब और फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर बाद में मुशर्रफ साहब कहा जाता है कि वो मेकर। इमरान खान के लिए कैसे मुमकिन होगा वही पुराने जबकि शाह महमूद कुरैशी हैं कि क्या वो जिस तरह की बातें करते थे और आपको इधर बड़े लाउड थे वो वेस्टर्न पॉलिसीज़ के बारे में, क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इमरान खान वही लैंग्वेज, वही लहजा, वही ज़बान फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से इस्तेमाल कर सकेंगे? हिलाली साहब, मुझे नहीं पता कि इमरान खान का क्या एक्सपीरियंस है फ़ॉरेन पॉलिसी में। साहब मैं तो फ्रैंकली मेरे ख्याल में उनका किसी कोई चीज़ में कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं लगता है। He's a classic में काफ़ी है opposition spokesman है वो ज़बरदस्त। There are some people who are born opposition leaders, कुछ हैं जो they are at least incipient statesmen। मगर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको एक नया फॉरेन पॉलिसी चाहिए तो you have to get away from the direction in which you were headed, and this direction you have gone too far and too long. From Jinnah's vision of Pakistan, you have been bombarded so long by Saudi Arabia's brand of Islam that now you have to take a U-turn and come back to Jinnah's Islam. Can Imran Khan... जिन्ना का इस्लाम क्या था? Well, I think his Islam was in that famous speech of his. It is not the business of the state to which religion you belong. लेकिन वो कोई स्पीच ही किसी को नहीं पता आज। नहीं, वो तो अब पढ़ते नहीं है तो वो उनका कसूर है। मगर मेरा अपना ख्याल है कि आर सैल्वेशन लाइज इन रिटर्निंग टू जिन्नास विजन ऑफ पाकिस्तान। आपको हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन? तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव दैट। आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। देन how can you have, अगर इमरान खान इज़ गुड एग्जाम्पल, इट शोज़ दैट देयर इज़ अ न्यू डायरेक्शन। भाई ये फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हो कैसे सकते हैं? फैमिली बेस्ड पार्टीज से आप किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी निकालेंगे? जिस फॉरेन पॉलिसी जिधर आपको पनाह मिलता है उसको आप सपोर्ट करेंगे। जब आप दुबई चले जाएं, आई मीन आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड टू सी दैट योर लीडर्स इन एग्जाइल, the numbers that they have are of the top people in the state where they are taking refuge. In other words, supposing as they come back and then वो वापस आते हैं in power, तो भाई उनके they're dependent on them completely. I think this family politics, this family has to go. And Imran Khan has said, I mean, he doesn't have a family, I think, here, so to speak, so willy-nilly he has no option. But Mr. Zardari, he has to let go. Bilawal Bhutto has to stand on his own feet. He has to prove, like Benazir proved, that she had it in her to go independently. Yes, she got a start with her husband, मगर ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बस family politics माने यार ये तो that means the system can never change. And if you don't have change, why are you talking of नया पाकिस्तान? पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट ना हो, और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं हिलाली साहब, जब आप इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो फिर आपको उनको टो करना पड़ता है फॉरेन फोर्सेस को भी और वो लोग जो लोग रूलर्स को भी, क्योंकि आप अगर कशकोल लेके तो घूम रहे हैं कि हमें पैसा दो, फिर आप कैसे कहेंगे कि हम नहीं मानते वाशिंगटन को, हम नहीं मानते लंदन को?
आपको ये पोम्पेयो ने आके आज उस दिन कहा था कि तुम बाज आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे को IMF से, पोम्पेयो ये अभी जो आए अभी, फिर वो बाकी एक्सप्लेनेशन देता रहा अपने स्टेटमेंट का, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही इम्प्लाइड दैट लुक बिहेव अदरवाइज यू वोंट गेट IMF मनी एंड यू नीड IMF मनी, यू आर डेस्परेट फॉर IMF मनी, यही कहा उसने बेसिकली। ठीक है भाई, कैसे हो सकता है कि we went into all sorts of convulsions to simply tell the Saudis, sorry, we are not coming with you to Yemen. My God, I mean, everybody was saying, oh, why? Because you don't get it right. Your economics is all wrong. And why is your economics all wrong? Yeah, everybody here is interested in making money. What is the first thing that Imran Khan did? Jo aaya, usne kaha no more development quota for MNAs and MPAs. That means that these MNAs and MPAs who got elected by spending 10 and 15 crores each can no longer again go to their wives and say, sell all your jewelry, don't worry. When the development funds come to us, we'll save enough, I'll buy you another set and a better one. You can't say that anymore. Excellent, but will he keep up to it? Will this money, instead of going to them, will it go to the local government? Will it get even, lower than the local government, right at the village level? Will you reform the system? Ye sab baatein hain, we are all waiting to see. Otherwise, there's no change, there's no नया पाकिस्तान। लेकिन आपको क्या इसका मुमकिन है, क्योंकि आपको भी इल्म है कि इमरान खान की कोई पार्टी कोई रिवोल्यूशनरी पार्टी तो नहीं है, वो जो खाली उनके साथ जो खड़े होते थे उनके साथ भी वो क्लास है, वो उनके दाएं बाएं लोग हैं जिनके बड़े इंटरेस्ट हैं, और जो कोई ऐसे जिन लोगों के पास कुछ नहीं हो उनके लिए तो आसान होता है। इसलिए कि किस हद तक इमरान खान डोमेस्टिक में तो ओके, लेकिन फॉरेन पॉलिसी इख्तियार करते हुए वो इंडिपेंडेंटली फैसले लेंगे। वो नहीं जैसे कुछ लोग कहते नहीं उन्हें जाना चाहिए था UN, एक्सपोजर होता, वो दुनिया भर से कहते भाई हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क हमें इंडिया तंग कर रहा है, हमें ईरान से प्रॉब्लम है, हमारे पास अफ़गानिस्तान का ओपन बॉर्डर है, हमें बाकी प्रेशर हैं। वो लोगों से खिताब करना था, उसने गुरेज किया सलामती कौंसिल जाने से कि उसको फिर पूछगछ भी होती। The UN is a talk shop. It is of no consequence, especially those 15 minutes that you get to address the world. मुझे सबसे अच्छा तकरीर लगा एक लोपियस मैथ्यूस होता था when I was at the UN in America at the New York General Assembly. He got up and he said, I want to talk about energy, yours and mine and the rest of the world. He spoke for 10 minutes on energy and he virtually got a standing ovation. Excellent talk. All the others, they go and try to touch every single base and it comes to no use. Forget the UN. I mean, I remember 3 times I went with Bibi to the UN. Once he asked me, who is this chap who wants to see me? I said, Prime Minister, he's the president of Uganda. So he said, well, why the hell does he want to see me? She said, well, is it necessary? I said, well, he's asked. It looked very rude to say no, so I suggest we say. So he came and there was nothing to talk about. So what would you want? Imran Khan did the right thing. What? Go to the UN and do what? You 10 minutes, you talk, it's nothing. If you want a bilateral, I believe in bilateralism. Frankly, I don't believe in this multinational stuff. And in bilateralism, you plan a visit, you get an agenda, you work on it, you work for goals, and then when your head of state goes there, you hopefully achieve those goals. ये तो नहीं है कि उधर बैठ के गपशप करके 10-10 मिनट सबको मिलके आ जाए. Equatorial Guinea president wanted to come and see her. She didn't know where it was. ये बड़ा मुश्किल मेरे लिए हो रहा है कि जिस फ्लो में हिलाली साहब गुफ्तगू कर रहे हैं मैं उनको इंटरप्ट करूं, लेकिन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। डॉन न्यूज़ में मुजाहिद वली आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहता है। इस वक्त और ये जो हमारे जो पास्ट के रहे, आप 2008 से ले लें पीछे, मुशर्रफ पीरियड में जाना बहुत दूर की बात होगी, जरदारी पीरियड 5 साल, नवाज शरीफ पीरियड, हमें ईरान और सऊदी अरब को बैलेंस करना है। दोनों आ रहे हैं, प्रेशर आते हैं, मुझे नहीं पता क्या प्रेशर होते हैं, क्या दबाव आता है। अफ़गानिस्तान कंटिन्यूस ब्लीडिंग जारी है। उसके बाद मैं अमेरिका पे आऊँगा, तो हाउ टू
ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है विथ दिस फॉरेन मिनिस्टर, अगर वो वाकई इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब को और देन इम्पॉर्टेंट इंडिया, क्योंकि अभी तक उधर से कोई नहीं आया, ना उधर जाने का कोई दे रहे हैं बात। तो हिलारी साहब, इन 1996 बेनज़ीर को मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की फ़ौज और ईरान की फ़ौज लड़ रही है। कहते क्या मतलब? मैंने कहा वो तो यूनिफॉर्म में नहीं, मगर एक तालिबान को मदद कर रहे हैं और दूसरे वो अहमद शाह मसूद के लिए वो लड़ रहे हैं एक एक के ख़िलाफ़। क्या चाहती है? डू यू वांट अस टू फाइट अ वॉर ईरान के साथ? बिकॉज ये तालिबान नहीं लड़ रहे हैं, हम उनको मदद कर रहे हैं, और अहमद शाह मसूद को ईरानियंस मदद कर रहे थे खुला। तो कहने लगी व्हाट डू यू वांट टू डू? मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, आपकी इजाज़त के साथ मुझे आप ईरान एज योर स्पेशल एनवॉय भेजें। तो कहने लगी ऑल राइट, ड्राफ्ट अ लेटर एंड गो। तो मैंने ड्राफ्ट किया, आई वेंट। मैं कसम खाता हूँ आपको, हमारे एम्बेसडर उस वक्त थे खालिद महमूद। सो I happen to be, by the way, 150 years ago, of Iranian descent. So I went into the room. He greeted me very well. Oh, hoy, koshan, bokhonid, ye wo. And he sat me down and he told Anwar Mahmood, you sit there. And then, you know, the Iranians have this great feeling that if you once have Iranian blood in you, you will always have Iranian blood in you. So, you know, we sat down and he said yes. So I handed the letter. So the letter was in English. It had to be translated. He didn't get the translation there. So then he looked at me and we worked through a translator and he said yes. I said, Mr. President, I have been mandated by the Prime Minister of Pakistan to accept your terms for peace in Afghanistan. So I utha or I gave him my letter, my pencil and my pad because I had that. I just gave it to him. I said, Mr. President, we are sure that nothing that you will say is something that you know we can't carry out. You are our elder brother. An elder brother will not take advantage of a younger one. Not if there is really that feeling. So, Mr. President, this is my mandate. You know, he looked at me and he said, why haven't we been able to talk to each other like this? मैंने कहा कि वो पता नहीं माने मगर मैं आया हूँ। कहता है देखो तुम जाओ फ़ौरन जाके वलायती से मिलो, हाँ, और उसको कहो तुम्हारे से बात करें और उसके जो कंडीशंस और जो भी है वो मुझे दें और फिर हम फिर मिलेंगे। इट्स वेरी अनयूजुअल कि आप अगर स्पेशल एनवॉय जाते हैं आप एक दफ़े मिलते हैं, आप दो दफ़े नहीं मिलते हैं। मैं वलायती के पास गया तो ही सेड दैट ही हैड टू गो टू जिनेवा एंड दिस एंड दैट। आई मीन इट डिडंट हैपन, बट ही सेड यू नो मिस्टर एम्बेसडर, he was so, you know, thrilled by the fact that you wanted to talk right from the bottom of your heart. No protocol, none of this sparring all the time, straight to the, cut to the quick, so to speak. मैंने कहा, we are fighting with each other. Our troops are virtually killing each other. What do you expect? Do you want war? If you want war, tell us. Of course not. And so, you know what I mean. So there is huge scope. Afghanistan, of course. लेकिन एक मैं यहाँ कहूँ आपसे कि जो ईरान का मामला है बड़ा सेंसिटिव है रिलीजियसली भी, और मैं उसको टच भी नहीं करना चाहता। लेकिन वो तो आप 94 की बात कर रहे थे ना, अब जो आपको इल्म है कि जो बलूचिस्तान में जो कुछ, अब तो शायद ठीक है कुछ कहने धीमा पड़ गया, जो कुछ हुआ उसमें हम ब्लेम लाउडली इंडिया को तो करते रहे, लेकिन हमें इनको नहीं कर पाते। लेकिन इज़ ओपन सीक्रेट कि जो बलूचिस्तान में अगर इंसर्जेंसी कह लें या मिलिटेंसी कह लें या जो कुछ आ रहे हैं, वो उस वसी बॉर्डर से आ रहे हैं जो हमारा बलूचिस्तान का ईरान से टच कर रहा है। मिस्टर अली यू नोज़, तो अब जो है आफ्टर सूरत हाल तो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है ईरान के हवाले से। देखिए जी, इन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू हैव दिस सेक्टेरियन डिवाइड, आपके तो कुछ लोग हैं लाइक द पुअर हज़ारास हु आर बीइंग किल्ड. People think that the Shias are beyond the pale of religion, that they are a legitimate target. So there are people like Jundullah, who believe, who are fanatics. अब क्या करें आप? वही तो मैं कह रहा था ना, take a U-turn and start coming back to Jinnah's vision of Pakistan. Don't get bombarded by the Saudi Islam that we have been for the last so many years. तो
what would you expect the Iranians to do? And it is, if they come from your side, as some of them do, because that whole border is totally open, we are trying to build the fence, and the Afghans are killing us. They are killing our soldiers. They've killed how many? Just because we are constructing a fence. On one hand, they say, let not the Haqqanis come. Or Iran does not at least say that. Islam says, we've built a huge ditch. You build your trench and stop these people from coming. We say we would like to. There is no hypocrisy here. We would genuinely like to, but we are unable to because the border is so large. So I don't think that the Iranians blame us, frankly. The Iranians, I don't think they've acted in a very friendly manner by, for example, going and befriending India. But one thing I will tell you, the Iranians believe that the Muslims of the subcontinent, Pakistan and India, forget Pakistan for the moment, 300 million Muslims in India, their welfare is their legitimate concern. That's what they believe. The Islamic Republic of Iran says the conditions of Muslims anywhere is our legitimate concern. So, Kashmir, they are quiet on Kashmir, but now they've started straightforward attacking India on Kashmir, rightly saying that well, I don't think they've used the word genocide, which it is. I mean, thousands that these Indians and this moody man is killing, he's a madman. Shelling, firing in the eyes, pellets and all that. So they are saying, and Indians are reacting. But at the same time, they want India to buy its oil. और अफगानिस्तान भी आप रिजॉल्व नहीं कर सकते इशू जब तक आप इंडिया के को साथ ना बिठा लें. नहीं जी, अफगानिस्तान पहले तो I don't think that Afghanistan is a state. It's a country. It was created when the revolting army of Ahmad Shah Abdali from the Nadir Shah invasion of India decided that there's a piece of territory here that we should take over. And it suited everybody because that was the kind of cartilage between Russia and British India and Russia. And that's what basically Afghanistan is. What is it? Yeah? Well, they're Turks, they're Uzbeks, they're people who are totally different. The only thing that they have in common, the Emir, the President and the King, is that they claim half of Pakistan. I mean, what kind of a country is this? Because of Afghanistan, we suffered. कितना हमने किया, 30 लाख महाजीन आए, क्लाशनकोफ आई, हीरोइन आया, हमने उनकी जंग लड़ी. अब आप कैसे कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? पूरी आप 80 से लेकर क्या करते रहे हम लोग, और अभी भी आपकी हिम्मत नहीं है कि आप बॉर्डर बंद करें. अभी आप अफगान महाजिन को भिजवा नहीं सकते. कितने आप यहाँ बैठे हुए हैं? आप भिजवा सकते हैं? नहीं भिजवा पाए. और वो क्यों बैठे हुए हैं यहाँ? यार ये तो रेड इंडियंस और अमेरिकन तो नहीं है ना. There are 30 million Pashtuns in Pakistan. There are more Pashtuns in Pakistan than there are in Afghanistan. How can you say that a line which was drawn by the British, and Mortimer Durand drew that line because he wanted to keep the partridge hunting areas in Pakistan? I mean, he went through drawing rooms. Literally. मेरा अपना कहने की बात ये तो हम तो we've always taken it as an informal boundary. 40,000 people cross the Durand line every day, Majid Sahab. 40,000 people. We have kept it like that. But now we've got to the point where the Americans are saying, you are sending these chaps to fight us. But we were never sending anybody. They were just crossing. The Haqqanis, half of them live here, half of them live there, centuries, for centuries. But now you're blaming us, saying, no, 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 you're not doing anything. Bomb them, strafe them, drone them, do everything. I mean, वो तो अमेरिकन तो आपको पता है क्या है. Again बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं ब्रेक लूँ, लेकिन चलते हैं ब्रेक की जाने. टॉप न्यूज़ में मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है. इंडिया का जो मामला है बहुत ही, आप ये कहते हैं ना कि शुरू कश्मीर से होता है, कश्मीर पर ख़त्म होता है. कुछ लोग अब पाकिस्तान में एक बड़ा हल्का ये ख्याल समझता है, मतलब सिंध के लोग समझते हैं कि उनका इतना इशू नहीं है, बलूचिस्तान के, एक इनकी KP के, तो
इंडिया से और कश्मीर में जो कर रहा है ह्यूमन राइट के हवाले से, हम नॉट एनी मुस्लिम और पाकिस्तानी बट एज ह्यूमन बीइंग भी हमें प्रोटेस्ट हम करते हैं और करना चाहिए कि थाउजेंड एंड थाउजेंड कश्मीरियों को जिस तरह मसकर हो रहा है, और जब आप कश्मीर उठाते हैं तो इंडिया फिर आपको आंखें दिखाएगा। देखिए, इंडिया, वी कैन हैंडल इंडिया कैसे? ऑन आवर ओन, बट वी कांट हैंडल इंडिया if the Americans start supporting them and they start playing mischief. What the Americans are doing in India is very short-sighted. Look, I will tell you. First of all, you've signed a new agreement to supply India with enriched uranium. What does that mean? I tell you what it means. 25 nuclear bombs in addition are made by India because of the enriched uranium that is they save from their indigenous production. Is that a good thing? बड़ा मुल्क है, वो क्या करें? वो कहते हैं हमारी जो इतना उनकी मिडिल क्लास है करोड़ों में, हमारा मार्केट वहाँ पर है, तो हम कैसे छोड़ दें? आपका मार्केट ही कितना बड़ा है, इकोनॉमिक भी तो देखते हैं अपनी वो। Yeah, must they make nuclear weapons to be a prosperous nation? Must they have nuclear weapons against poor Pakistan, small Pakistan? Why must you enable them by supplying them enriched uranium, something you have banned everywhere, something is against these NPT? You are giving it to them because it's India. Number one, forget about the arms and everything you give them. That is, of course, your business because you're a military-industrial complex, as even Eisenhower said. Then look at these agreements. US-India Strategic Agreement, US-India Agreement for the sale of enriched uranium, US-India-American Intelligence Cooperation, American bases and Indian bases and communication systems in the event of war will be used by each other. US-India, you know what this is? The Indo-Soviet Treaty of 1970-71 enabled India to neutralize China and go for East Pakistan, right? This is the Indo-American Treaty is doing the same, encouraging India to war with Pakistan, and I tell you how. India's present war doctrine, I've written this down so that I am specific. India's present war doctrines are based on the presumption that nuclear weapons will not be used in a short, intense, India-provoked war on Pakistan. And any threat of them being used by Pakistan will be neutralized by India's nuclear alliance and the international community acting under US auspices. War, therefore, is an increasingly inviting option for India against Pakistan. I'm sorry, but this is how the Indians see it. Let us suppose, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ और मत समझिए ये नहीं हो सकता है। आज एक और बम्बई हो गया. 10 people sit in a boat, load it up on this big Pakistan coast, huge coastline, hardly a coast guard worth the name to be able to monitor everything, crosses over into the Indian territorial sea, somehow escapes India and makes it to some port in India. People who are anti-Indian get off and start attacking and shooting and killing wildly like the Bombay thing. Now you tell me, India is committed to react. So you have a situation जिधर आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके मुल्क में कौन किश्ती में बैठ के जा सकता है हिंदुस्तान. हिंदुस्तानी कंट्रोल नहीं कर सकते उनको लैंड करने, इसलिए उनके पास भी इतनी चीज़ें नहीं हैं. मगर जब वो एक शहर को या एक बेस को पहुंचते हैं वो लड़ने लग जाते हैं. वो फ़ौरन उनको पकड़ के कहते हैं ये पाकिस्तान है, ISI है, और वो कहते हैं भाई ये तो ऐसा नहीं हो सकता है, हम तो जा रहे हैं, हम तो मारेंगे, हम तो डीप स्ट्राइक्स करेंगे. तो यू टेल मी, ये तो जंग. तो चलें फिर हम इस पे आ जाते हैं. इसका मतलब तो मुझे आपकी जो भी आप बयान कर रहे हैं और जो ज़्यादातर पास्ट पे है, तो पुअर इमरान खान क्या इनिशिएटिव ले सकेंगे? और ये जो आप जो बड़े ख़ास तौर पर जो इंडिया और अमेरिकन्स का जो डेवलपमेंट बता रहे हैं और जो फैक्ट्स बता रहे हैं, उसमें हाउ इमरान खान ये जो ब्रेक कर सकेगा इतने डीप रूटेड इंडियन अमेरिकन रिलेशंस को,
हिलाली साहब, कंक्लूडिंग वर्ड, फिर क्योंकि मैं सवाल जवाब का भी मौका देना चाहता हूँ लोगों को। I don't think that the Americans are any longer a factor. The role that they could play, and a useful role, and a welcome role, they can't play it any longer. They have to side with India. They have chosen sides. उन्होंने कहा हम इनके साथ खड़े हुए हैं भाई, तुम्हारे साथ नहीं है, हम तो तुम्हारे मुल्क को आने ही नहीं चाहते, सिर्फ गाली देने आना चाहते हैं, 4-5 घंटे रोक के गालियाँ दे के चले जाते हैं। क्या ओबामा इधर आया, क्लिंटन आया गाली देने के लिए? वाकई बुश तो छोड़ो। कहने की बात यह है कि दे नो यूज, they have decided to side with it, and I don't blame them because they look at it in terms of China. We have to go with India. China has gone with Russia. तो पाकिस्तान के लिए the Americans are absolutely pointless. I mean, I think it's very easy. अगर ये IMF की बात नहीं होती वो कहते जाओ यार फुट्टा करो, हम तुम्हारे की क्यों बात सुनते हैं। अच्छा, मैं एक लाइटर वे में लास्ट आपसे सवाल कर लूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन आ दूँ कि मुझे इल्म है, और लेकिन कुछ लोग ये कहते थे कि जी एक सुनती नहीं है, दूसरा समझता नहीं है। नवाज शरीफ के बारे में समझता नहीं है, बीबी सुनती नहीं है, और आप उनके बड़े करीब रहे। और मैं आपकी जो बेतकल्लुफ़ाना आपसे जो नशिस्तें होती हैं उसमें आप फ्रैंकली बता भी थे, पब्लिक है कि कब कब आप बेनज़ीर से ये कहते थे कि आप ये करें, या जैसे एज ए एडवाइज़र ऑन द फॉरेन पॉलिसी, हालांकि ख़ुद भुट्टो साहब की वजह से हो बेनज़ीर साहिबा को अपना कमांड की। अगर फिर मैं अगर ये कहूँगा द लाइटर वे, और जो मुमकिन नहीं होगा, इमरान खान आपको अगर अपना उसी तरह एडवाइज़र रखे जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो ने रखा था, तो आप इमरान खान को इस वक्त 1, 2, 3 क्या एडवाइस देंगे? चलें, आप एडवाइस अगर नहीं भी पहुंच रही, और शायद तो हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए या वैसे भी, कि व्हाट यू विल सजेस्ट शॉर्ट टर्म इमरान खान को क्या करना चाहिए, उसी में कंक्लूड हुआ 1, 2, 3 एंड लॉन्ग टर्म। I think no, don't waste your time with India. इसलिए कि although he said, and a very good thing, that if they take 1 step, we'll take 2 steps. The problem is Modi. The problem is RSS, BJP, Hindu Mahasabha. They are reared on Muslim blood. Muslims are a sport. Hunting Muslims is now a sport for them. This is Modi's India. This is not Nehru's India. This is Modi's India. So we have there is nothing, as long as Modi is there, I see nothing happening in India-Pakistan relations except getting worse. Imran or no Imran. जैसे मैंने आपसे कहा कि हिलाली साहब का जो गुफ्तगू का जो फ्लो है, और फॉरेन रिलेशन पर भी वो जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, और हाँ ये है कि कुछ बात टर्म ज़रा मुश्किल होती हैं, लेकिन मैं आता हूँ, ज़रा एक ब्रेक ले लूँ पहले। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। मेरे मेहमान है ज़फ़र हिलाली साहब, और जैसे मैंने कहा कि हमारी गुफ्तगू फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो रही है, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो हुकूमत आई है और जिसको 30 दिन पूरे कर चुकी है, तो इमरान खान आइंदा फ़ॉरेन पॉलिसी के किन इम्कानात को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ अपना नाम लें और स्पेसिफिक क्वेश्चन टू मिस्टर ज़फ़र हिलाली, आप प्लीज़। मेरा नाम नजम है। ये सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी अंडर द डोमेन ऑफ आर्मी, both security and foreign policy. Do you think Imran Khan will be able to get off the shadow of the army? And if yes, if no, then is the army the understanding of geoeconomics in politics, in policy, foreign policy approaches? Good question. My father was our ambassador to the United States. And before he went as ambassador there, he went in 1970. But before that, he was also in the Foreign Office. And he nearly lost his job. Because in 55, 56, when he was the acting Foreign Secretary, he said, why are you joining SEATO? But the army wanted. हथियार मिलते हैं, पैसे मिलते हैं. भाई कोल्ड वॉर में आप हिस्सा लें उनके साइड, तो ये बड़े अच्छे हैं, हमें पैसे देते हैं, बड़ी अच्छी बात. तो देखिए, आप फौज को पहले तो इस वक्त और उस वक्त में बड़ा फ़र्क है. उस वक्त तो ये ग्रेट्यूटस एडवाइस होता था ना, ये कर लें हमारे बेनिफिट पे.
इसलिए कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त हमें हथियार चाहिए, हर वक्त हमें कुछ ना कुछ चाहिए था। भाई देर उनकी जो आर्मी है 3-4 टाइम्स बिगर देन आज़, उनकी जो एयरफोर्स है 8 टाइम्स बिगर देन आज़, उनकी जो नेवी है 6 टाइम्स बिगर देन आज़। तो कैसे अपने आप को बचाएं अगर बाहर से इमदाद या ये कुछ, और आपके पास पैसे नहीं है सब ख़रीदने के लिए। आप इज़राइल नहीं है कि हर अमेरिकन आपको एवरी डे पता नहीं $200 देता है, द इक्विवेलेंट ऑफ यू से। तो कहने की बात यह है अपने आप को ये यू हैव, मगर देखिए अब जो एडवाइस दे रहा है ना फ़ौज, आई थिंक दैट्स लेजिटिमेट। मैं आपको आप कहें क्यों? इसलिए पहले तो जो आदमी जाके सरहदों पे आपके लिए लड़ता है और मरता है उसको कुछ हक है। You expressed quite rightly your abhorrence of the brand of Islam being hoisted on us by the Saudis, quite rightly. So I was wondering, we share not only Islam with them, but perhaps the so-called Islamic bomb. Would you like to say something about the significance of our nuclear arsenal in terms of our relationship with Saudi, which seems to be... Our bomb is for Pakistan. It's not an Islamic bomb. Our bomb is for us. And had we not had the bomb, I think Pakistan would not have been in existence now. Because I think people will disagree with me. I think it'll take India 2 weeks, 3 weeks. Full-fledged attack on Pakistan. Cut us at the waist. That means remove Sindh on one side and, the Rajasthan where the border comes in. And I think, why not, yaar? I mean, 8 times the Air Force, 6 times the Navy, you just blockade the stuff. So what is there? That's why I say the Americans are being thoroughly irresponsible, because by sort of conveying to India, we are behind you, that if you attack Pakistan, they dare not reach for their nuclear weapons, they're wrong. When the chips are down, you use every instrument in your power to survive. And even if you have to die, you do that. So I think that they have made for a very, very unsafe South Asia. For what? To sell some weapon system at $20-30 billion worth of Air Force stuff to them and this and that? Yes. It doesn't make sense. Thank you, Zafar Hilali साहब, and big clap for Khalid साहब. जैसा कि खुद हिलाली साहब कह रहे थे, इतना आसान नहीं है इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के लिए कि पास में जो कुछ छोड़ा है हमारे हुक्मरानों ने कर्ज़ों की सूरत में, और फिर जो डेफिसिट है रिलेशन के सिलसिले में, कि वो कोई बड़ा इनिशिएटिव ले सकें। लेकिन मैं हिलाली साहब का शुक्रिया अदा करते हुए डॉन न्यूज़ से इजाज़त लेता हूँ।